गुड मॉर्निंग। आइए हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल का एग्जाम जो होने वाला है उसके दृष्टिकोण से यहाँ पे कुछ मैथ्स का क्वेश्चन, कुछ साइंस के और कुछ जीके जीएस का। तो इस सेशन में आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, मैथमेटिक्स का सॉल्व करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पे उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए अंक आपस में बदल जाते हैं, उसमें एक चीज याद रखिएगा कि वो 9 का गुणज ही होगा। जब भी कहेगा बदल जाएगा तो उसमें 9 का गुणज, जैसे 18 जोड़ने पे, 9 जोड़ने पे, इस तरह का इसमें। तो आइए इसमें जो कह रहा है कि 18 जोड़ने पे उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। जैसे ही कहेगा जोड़ने पे बदल जाते हैं, तो यदि संख्या पूछे तो वो छोटा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे मान लें 1 12 है, इसका संख्या का अंक पलट देंगे तो 21 होगा, तो यहाँ पे ये 12 होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए और कह रहा है अंकों का गुणनफल 8 है, तो अंकों का गुणनफल 8 है, इसमें बी में भी 8 है, डी में भी 8, लेकिन सी में 8 नहीं, तो इस ऑप्शन को हटा दें। अब यदि कह रहा 18 जोड़ने पे, तो 18 जोड़ने पे यदि हम यहाँ पे 18 जोड़ते हैं तो 18 18 36, इसका जो अंक पलटता है इसके अनुसार नहीं पलट रहा है। अब देखिए यहाँ पे है 24, यदि हम इसमें प्लस 18 करते हैं तो हमारा आ रहा है 42, यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। यदि कहता 18 घटाने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं तो हमारा आंसर होता है 42। आइए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर दिखा रहे हैं आपको, इस तरह का फिगर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी इस तरह से एक स्क्वायर है और किसके अंदर में, तो ये वृत्त के अंदर। अब देखिए यहाँ पे उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए है, और अगर हम यहाँ से इसके तहत एक विकर्ण खींचते हैं तो हमारा ये जो है यहाँ पे रेडियस का काम करेगा ये, और रेडियस कितना है 8, तो वो 8 है तो ये भी 8, और इस तरह से इधर भी यदि हम मिलाते हैं तो ये भी 8, ये भी 8। और हम इस तरह एक जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। 1/2 d1 कितना 8, और 8 पूरा जोड़ेंगे तब 16 इंटू 16, 2 8 16, 16 गुना 8 128, यानी ऑप्शन हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो। तो देखिए ए की आय बी से 40% अधिक है, यहाँ ए है ये बी है, तो बी से 40 यानी ये 100 और ये हमारा 140, कितना अधिक है 40। और किससे कर रहा है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी जो है ए से कितना 40 कम है। प्रतिशत के लिए किससे तुलना करना है, 140 से, और गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 200/7 मिल रहा है 200, ऑप्शन डी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आप यहाँ जानते होंगे कि एस आई 80% नहीं जानते हैं तो आप इसको देखिए, और 8t, आर कितना 8, टी कितना, इसका परसेंट कर दें 8 नहीं 16%। उसी तरह से सी आई हम निकालते हैं तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, तो 2r यानी कितना 8, 8 दूना 16 प्लस 8 64, यानी 64/100। सी आई हमारा हो गया 16.64। अब एस आई और सी आई का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा 16.64 माइनस 16, यानी कि 0.64% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब कह रहा है डिफरेंस है हम किस पे, यहाँ 15,000 दिया हुआ, इसका 0.64% हम निकाल लेंगे, परसेंट क्यों हटाएंगे, बटा 100 देंगे, यहाँ से 2 अंक है, यहाँ भी 100,
यहाँ 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और ये 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचे 10, 3 बचे 15, 2 से ये हो गया 32, 32 दिया 96, ऑप्शन हमारा बी। अगला क्वेश्चन चल, कौन सा भिन्न जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है, यानी 1/2, 1/2 से हम पहला ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे चेक कर लेते हैं बाय ऑप्शन, और पहला ऑप्शन में है 1/3, यानी 1/2 से हम 1/3 घटाते हैं, 3 दूना 6, 2 दिया और 3 दूनी, यानी हमारा आ रहा है 1/6। यहाँ आना चाहिए हमको कितना, आना चाहिए हमें 2/3 प्राप्त होता है, 2/3 नहीं आ रहा है। उसी तरह से अब इसका ऑप्शन बी करेंगे, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस, और ये हमारा 5/6, 2/3 नहीं आ रहा है। फिर अगला हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को चेक करके, तो 1/2 माइनस 1/6, तो इसको 1/2 प्लस 1/6 हो जाएगा, और यहाँ से एलसीएम 6 और 2 3 या 6 प्लस 6 1 6 1, यानी कि 4/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2/3 हमारा आ रहा है, और इस तरह से हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। आप इस तरह से कुछ ही सेकंडों में आप इसको हल कर सकते हैं, बाकी कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट होगा आप इसको आसानी से कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना होता है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना होता है। तो यदि 1 है, कोई प्रिंसिपल अगर 1 है तो इसका अमाउंट कितना हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब है कि यस आई हमारा 2, ब्याज कितना होता है 2। ऐसे प्रश्न में हम ब्याज से हम करके तुलना करेंगे और हम निकालेंगे। उसी तरह हम यदि कहते हैं कि 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना हो जाता है, यानी यस आई कितना हो जाता है 7। अब हम यहां से क्या करेंगे कि 6 वर्ष में 3 गुना होता है, यानी 6 वर्ष में ब्याज कितना हो गया 2 ब्याज, हमें ब्याज कितना लाना है 1, यानी कि 2, हमें ब्याज कितना लाना है यहाँ पे 7। 7 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से हम भागा देंगे और यहाँ पे 7 तब हमारा है। तो उसी तरह से इधर भी कर लेंगे 6, एक एक नियम के अनुसार, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, ऑप्शन डी। इस तरह से हम कुछ ही सेकंडों में ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और एग्जाम में आप अन्य क्वेश्चन पे टाइम दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आसानी से आप कर सकते हैं। अगला आते हैं 7th नंबर। अब अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, तो यहाँ पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से 50% अधिक, यानी मान लेंगे हम क्रय मूल्य 100 रुपया, तो मार्क टू प्राइस इसका कितना अंकित करती है 50% अधिक, यानी कि हम इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 50% अधिक, यानी 100 का 50% अधिक 150, और 10% लाभ पाने के लिए कितने परसेंट छूट दी जानी चाहिए, तो 10% लाभ किस पे, इस पे, तो 110 हो जाए। अब कहता है कितने परसेंट छूट किस पे दी जाती है, तो मार्क टू प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य 150 है, उसको भेजा 110 में कितना है, तो यहाँ से 40 रुपया का छूट देगा, तो किस पे छूट देगा, तो मार्क टू प्राइस पे, और परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, और यहाँ से हम 3 पचे 15 और 20 पचे 100, 20 चौका 80/3, यानी लगभग 27, यानी 26 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे 27 के नजदीक और लगभग, चूंकि यहाँ दिया हुआ है लगभग, पॉइंट में रहता पॉइंट में निकालते तो ऐसे 27%। 45 परिणामों का औसत 23, उनमें पहले 22 का औसत 18 है, अंतिम 22 का औसत 21, 23वें परिणाम का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 45 परिणामों का औसत 23 कहने का मतलब कि हम यदि
प्रत्येक जो 4500 परिणाम है उसमें सब में हम 23 ला लें तो हमारा इक्वल हो जाएगा और उससे 23वां परिणाम निकल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यानी 22 ठो है, उसमें कितना, यहाँ 18 है, तो 18 यानी कि हमको 23 लाने के लिए कितना चाहिए, 5, यानी 2200 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा ये 45 जो 23 चल रहा है, हम यहाँ तक कंट्रोल इसको कर सकते हैं 110, यानी ये। अब अगला जो 22 है, अंतिम वाला 22, इसमें कितना घट रहा था, तो 2 घट रहा है, तो 22 दूना 44। अब 23वां परिणाम, 23वां हमारा जो है, 23वां के लिए हम क्या करेंगे, वो पूरे 23 हम वहां रख देंगे और इस तरह से हम देख लेंगे कि 23वां में हमको जो जो घट रहा था 23वां में हम सब जोड़ देंगे। तो 4 3 7 4 2 6 1 7, 4 3 7 4 2 6 1 7 और 1, यानी हमारा परिणाम कितना होगा, 177। आप दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें ये शॉर्टकट विधि ये है, सबसे आसान भी है, इसमें शॉर्टकट या समझने का है, आप समझ के इसको कर सकते हैं। अगला है किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। तो किसी संख्या का 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर, तो पहले हम 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 1/12। अब वो संख्या कह रहा है कि वर्गमूल के बराबर है, तो सबसे पहले हम जो इसमें चारों ऑप्शन में जो वर्ग हो वैसी संख्या से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए 144, तो 144 और कह रहा है कि इसके बीच के अंतर के वर्गमूल 12 से 12, यानी कि वो संख्या कितना था, 144, क्योंकि यदि हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ रहा है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर। आइए अगला हम देखते हैं, अगर नहीं मिलता तो हम दूसरे पे चेक करते में कर रहा है, यदि 750 रुपए एक्स बाई जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x -5 रेशियो y -10 रेशियो z -15 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 3। तो यदि यहाँ x बाई जेड के रेशियो में रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ 750 से करते, लेकिन यहाँ क्या है कि x -5 y में से 10 घटाया z में से 15, टोटल घटाया कितना है, यहाँ 5 घटाया, यहाँ 10 घटाया, यहाँ 15 घटाया, यानी 5 10 15 और 15 30 घटाया, यानी 750 में भी हम 30 घटाएंगे 720, और 720 को तुलना करेंगे 5 4 9 3 12 से, 12 छक 72। अब x -5 का हम निकाल लेंगे, तो x माइनस, यानी यहाँ पे हम कितना आ गया, ये हमारा 60। अब इसमें हम 5 से 4 से और 3, 60 बचे 300 और 6 चौका 24 240, 6 18 180। तो ये हमारा जो 300 है, 300 किसके लिए है, x -5 के लिए, यानी अब हम कर सकते हैं कि x -5 का वैल्यू 300, y -10 के लिए 240 और z -15 के लिए 180। तो x का वैल्यू जब हमको निकालना रहेगा तो 300 और ये -5 इधर आ गया +5, x बराबर 305। एक ही ऑप्शन में हमारा x का वैल्यू 305 मिल रहा है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। अगला है 11वां नंबर, 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 72 को वस्तु बेचता है तो उसको 8 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। यदि कहने का मतलब हुआ कि उसको 8 वस्तु जो है हानि होती है, यानी 72 की जगह वो 80 पे बेच, तो 80 और यहाँ पे 100, 0 से 0 8 से 8, यानी 10%
हानि कितना हो गया 10%। आइए अगला क्वेश्चन। बहुलक यानी जो बार बार हुलक रहा हो, आप इसको मोड कर सकते हैं। यानी इसमें बहुलक कितना है, तो बहुलक यहाँ पे जो बार बार आ रहा है यानी 35 और ये 35 और बाकी देख रहे हैं 34 है, 2 बार है और बाकी सब नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 34 भी 2 बार है, 35 3 बार, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। इसमें बनाने का भी नहीं, बस देख के आप मार सकते हैं ऑप्शन। अगला, एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। यदि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हो। देखिए यहां से आप पकड़ सकते हैं, गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले के आयतन, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और गोला का आयतन के संख्यात्मक मान बराबर है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यह हो गया हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कर रहा है गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी। यानी अब ये जो बेलन की त्रिज्या है गोले के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है 3r का होल क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई 3 3 9 27 r क्यूब, और यहाँ से 3 9 27 और इधर हो गया 2 पाई r प्लस एच, इस तरह ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से पाई कैंसिल, 2 2 4 यानी 2, यानी कि अब यहाँ पे r से ये r भी एक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर r प्लस एच, r प्लस एच इज इक्वल टू, इधर बच जाएगा हमारा 2 और 9 दूनी 18 r स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 9 गुनी। बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 9 गुनी और ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम r को ही h में बदल दें। तो बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 9 गुनी है। तो यहाँ से r बराबर h/3, फिर हम यहाँ से करेंगे, ये हम टर्म यहाँ पे ले जा रहे हैं, और ये r प्लस एच, यानी r का वैल्यू h/3 प्लस एच बराबर 18, h/3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3h यानी 4h/3, इधर 18 h स्क्वायर बटा 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, और h से ये h कैंसिल, यहाँ पे 3 3 9, h स्क्वायर 18, 4h से, तो h बराबर 2/3। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ कितना करा था, ये 9 गुनी। तो 9 गुनी के लिए 9r और यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं इसको, और यहाँ से अब r प्लस एच, यानी r का वैल्यू h/3
9 प्लस एच और ये हो जाएगा 18 और एच बाई 9 का होल स्क्वायर। तो एच यहाँ पे हो जाएगा 10 एच बाई 9 इज इक्वल टू 18 एच स्क्वायर बटा 81। 9 नमा 81 और 9 दूना 18 एच से ये एच कैंसिल और 2 बचे 10, यानी एच इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से एच बराबर 5, ऑप्शन सी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ एच जो है त्रिज्या से 9 गुनी कर रही थी, यहाँ पे हम 3 गुना कर दिए थे। इस तरह से आप इसको बनाएंगे और सोल्यूशन अपने करेंगे तो आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में क्या कर रहे हैं, cos 1 cos 2 cos 3, यानी इसके बीच में डॉट 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 cos x, यानी कि बीच में यहाँ पे इससे प्रश्न में देखना है कि हमारा 0 कहीं आ रहा है या नहीं। बीच में 90 भी आएगा और cos 90 बराबर हम जानते हैं 0, ऑप्शन ए। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पे बड़े भाई की वर्तमान आयु पूछे, तो यहाँ से हम मिलाएंगे। अगर बड़े भाई की वर्तमान आयु 36, मान लिया कि बड़े भाई की वर्तमान आयु यही है, तो 11 वर्ष पहले, तो 11 वर्ष पहले कितना है, 11 वर्ष यानी 25, तो 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। तो ये जो है 3 का मल्टीपल है नहीं, इसलिए हम ये ऑप्शन को हटा सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। आइए अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है कितना, 35 वर्ष। तो यदि हम 35 वर्ष रखते हैं तो 35 में हम 11 वर्ष घटाते हैं, 35 में से 11 24। अब कह रहा है बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था, यानी कि 3 गुना, यानी छोटा भाई का कितना होगा 8, 8 से 3, ये 3 से करना ही ये हो सकता है। तो अब यहाँ से और चेक करते हैं, कहता है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना 54 है। तो हम चेक करेंगे कि 54 आ रहा है कि नहीं। तो ये 24 और 8 कितना आ रहा है 32, और प्लस 11 इसमें और प्लस 11 इसमें, क्योंकि वर्तमान है। तो 11 और 11 22, 30 20 50 54, यानी कि हमारा बस यहीं से पकड़ा रहा है, और ये 35 वर्ष हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिर अब देखिए साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैथ्स 15 तक ही था, और यहाँ पे साइंस में अब क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यहाँ पे हम जानेंगे। प्रथम श्रेणी यानी उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसमें ये भी पूछ सकता है उत्तोलक हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो यहाँ पे अब दिया हुआ सरौता, मनुष्य का हाथ, हल और तराजू, ये चारों में से प्रथम श्रेणी का कौन है? तो प्रथम श्रेणी में होता क्या है कि इसमें आलम बिंदु बीच में रहता है, यानी कि हम जो यहाँ पे फट डालते हैं शुरू में, और लोड इसमें कहाँ रहता है साइड में। और जो फल क्रम यानी कि जहाँ कह सकते हैं पेच हो गया, जहाँ पे फलक्रम यानी बीच में हो, तो हमारा फलक्रम बीच में किस में होता है? तो तराजू। जैसे कि हम देखिए इसका इस तरह से तराजू, इसका फलक्रम जो है हमारा ये बीच में है, ये हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बाकी हम उत्तोलक के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें तीनों का डिटेल होगा। आइए अगला हम देखते, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थित पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए यदि आपको फॉर्मूला याद है तब तो सही है, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो देखें इसमें पहले क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है m बराबर 50 kg, स्थित पिंड की 6 मीटर ऊंचाई यानी h कितना दिया हुआ है 6 मीटर, और g क्वेश्चन में कितना लेना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला
दिमाग में आ रहा होगा कि mgh होता है, तो निहित ऊर्जा यहाँ कितना mgh इस पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 50 इंटू 6 इंटू 10, 5 छक 30 डबल 0, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, यानी कि 3000 जूल। 6 5 30 3000 जूल, यानी ऑप्शन ए। अगला हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो भार और द्रव्यमान, यानी एक आप पढ़ेंगे वेट, W बराबर mg, मास, और ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो है। तो भार कैसा है मात्रक न्यूटन, यानी कि हमको ये दिया हुआ है, और यम द्रव्यमान हमको पूछ रहा है। तो द्रव्यमान W कितना है 196, और यम का वैल्यू हमको, और यहाँ पे 9.8, यानी यम इज इक्वल टू 196 9.8। इसको हटाएंगे, गुना 10, 98 दूना 10 दूना 20, और द्रव्यमान का केजी 20 केजी। ये सब आपके एग्जाम ग्रुप डी में ज्यादा इससे रहते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप्स का। अगला ये ओ एटो में ओ की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो जिसका हमें निकालना है ओ का हम क्या करेंगे x मान लेंगे, प्लस एफ। ये आपको बिहार पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो डाला हुआ है, आप लिंक देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। वहां से हम बताएं कि एफ का मान कितना होता है। एफ का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है फ्लोरीन का, ये कितना -1 और चूंकि 2 तो -1 इंटू 2, और इस टोटल का OF2 का कितना 0, यानी x -2 बराबर 0, x का वैल्यू +2, यानी x का यानी ऑक्सीडेशन OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +2। NH4 में N फिर से ऑक्सीकरण संख्या पे ऑक्सीडेशन नंबर से है, तो NH4 प्लस, चूंकि यहाँ पे ये प्लस है इसके चलते NH4 प्लस, टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर 1, और N का पूछ रहा है इसको इस तरह से, और H का कितना होगा 1 इंटू 4, 1, x इज इक्वल टू 1 -4, x इज इक्वल टू -3, ऑप्शन ए नंबर। अब आपके सामने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और 1 से 5 तक। इसमें पहला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो ये हमारा किसके द्वारा किया जाता है। उसमें ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया था। तो दांडी यात्रा प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930, और ये खत्म कब किया गया था 6 अप्रैल। कब तक चला था, तो ये 6 अप्रैल 1930 तक। विश्व दुग्ध दिवस, अगला है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 जून को। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो ये मदुरई में, तमिलनाडु के अंदर मदुरई में। कहाँ है, मदुरई। और तमिलनाडु, और किस नदी के किनारे है ये वैगई नदी के किनारे। और किस शैली में, चूंकि ये दक्षिण में है, तो दक्षिण में किस शैली के बनते हैं, द्रविड़ शैली के पाए गए। किस शैली के, दक्षिण में द्रविड़ शैली, और नॉर्थ में नागर शैली। इसलिए नॉर्थ यहाँ पे ये तमिलनाडु साउथ का है, इसलिए ये द्रविड़ शैली में। इस तरह से आप तो यहाँ पे देखे कुछ जनरल नॉलेज, साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन। अब यहीं तक था लास्ट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा लाभ ले सकें। थैंक यू।